Hello student, today I'm going to start chapter 5 that is states of matter. Okay. Now state of matter आप जानते हैं तीन तरह के होते हैं, प्लाज्मा को मिला तो चार तरह के होते हैं. सॉलिड लिक्विड गैस जो मेन है वो सॉलिड लिक्विड गैस ही हैं, लेकिन जो स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ दिखा रहे हैं इसके लिए बेटा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिर्फ गैसेस के बारे में जो आपके इस बार के सिलेबस में हैं बेटा. ठीक है, तो उन टॉपिक को जो इसमें गैस लॉज हैं, मतलब ऐसे लॉज जो गैस के ऊपर काम करते हैं, कई साइंटिस्ट ने बताया, कुछ चीज़ें बताई गई, बहुत चीज़ें हैं जो इसमें आपको पढ़नी है गैसेस के बारे में. तो उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्सेस की बात करें तो दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पे चार्ज है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपल करेगा, है ना. तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दो तरह के फोर्सेस होती हैं अगर वहाँ पर आयंस हैं या चार्जेस हैं. आयंस का मतलब चार्ज होता है बेटा, जहाँ आयंस होंगे वहाँ चार्ज तो होगा ही होगा, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा और रिपल्शन भी लगेगा. लेकिन अगर एक आइसोलेटेड एटम है या कोई हम धूल के पार्टिकल्स की बात कर लें या हम कोई ऐसी पार्टिकल की बात करते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा. उसका कॉमन सा नाम है, ये देखिए लिखा हुआ है वॉन डर वाल फोर्सेस. ठीक है, अभी आपको इसी चैप्टर में हम वॉन डर वाल इक्वेशन भी पढ़ाएंगे. लेकिन वॉन डर वाल फोर्सेस जो नाम दिया गया है वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स वॉन डर वाल्स. ठीक है, उनके नाम पर ये फोर्स का नाम रखा गया है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है जब दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है. ओके, तो उनके बीच में बहुत वीक, बहुत हल्का सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं वॉन डर वाल फोर्स. सब नाम अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि आपने पढ़ाया मैंने अभी पिछले टॉपिक को, जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो वो भी तो आपने पढ़ा होगा. उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा था, रिपल्शन नहीं लग रहा था. तो ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तरीका ही है, मतलब एक एग्जांपल ही है, लेकिन ये बहुत वीक होता है बेटा, जिसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये आपका लंदन फोर्स है. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट में डाइपोल में लगता है. डाइपोल का मतलब जानते होंगे बेटा आप लोग कि अगर नॉन पोलर है बेटा, जैसे कि H2 N2 O2, इनमें तो बेटा लगेगा वॉन डर वाल फोर्सेस. इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, H2 के बीच में, N2 के बीच में, O2 के बीच में. आयनिक में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन ज़बरदस्त होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना. लेकिन जो डाइपोल होते हैं जैसे कि HCl, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें लगता है एक फोर्स, इसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं. देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो एटम है, एक एटम A है, एक एटम B है. अब क्या हुआ कि एक ही में अगर देखिए तो हल्का सा इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे बेटा आप लोग. इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज जाएगा. अब जो बी एटम ऊपर देखिए, जो बी एटम बिल्कुल स्फेरिकल था, उसमें इसकी वजह से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ गया इधर निगेटिव आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका सारा पॉजिटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ, निगेटिव की तरफ, और सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल बन गए. हाँ, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड आपने सुना भी होगा. इंड्यूस्ड का अगर हिंदी में बोले प्रभाव, अगर इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो बी में चेंजेस आ रहे हैं वो ए की वजह से आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा बेटा. ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ बेटा वैसे एग्जाम्पल, नीचे का भी दिया हुआ है, इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल हो रहा है. क्योंकि अगर देखिए ध्यान से, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जितना निगेटिव पार्ट होगा बेटा, हम जानते हैं ना पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसकी तरफ यहाँ पर सब जमा हो जाएगा. तो ये भी क्या बन गया, डाइपोल बन गया. अब इनके बीच जो फोर्स लगता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं, देख सकते हैं, लंदन फोर्सेस. इसको बेटा आपको याद कर लेना, ध्यान रखना आपको कि अगर कोई चार्ज है ही नहीं तब तो लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और चार्ज है तो आयनिक फोर्सेस लगेंगे,
वो अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्शन भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अलग होता है, मैंने पढ़ाया आपको। ये आपका लंडन फोर्स है, ये जो है आपका डायपोल मूवमेंट के केस में ही अधिकतर लगता है। इसके अलावा देखिए बेटा ध्यान से, इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए डायपोल डायपोल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि जो ये आपका मॉलिक्यूल है ये डायपोल है, ए और पी, ठीक है, ये परमानेंट डायपोल है। और ये एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये इस डायपोल की वजह से इस पर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, डायपोल बन जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। ऐसा डायपोल जो दूसरे की वजह से डायपोल बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। अरे ये मैग्नेट में पढ़ा होगा आपने, इंड्यूस्ड मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी आपने, इंड्यूस्ड फोर्स। वैसे कुछ केसेस में है कि एक डायपोल की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल डायपोल नहीं था, उसमें भी डायपोल वाली प्रॉपर्टीज़ या वो भी डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बेटा देख रहे हैं आप लोग, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, आप लोग रेफरेंस बुक से ही पढ़ लीजिएगा, फिर ना समझ में मुझसे पूछ भी सकते हैं बेटा आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट की। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बेटा मैं आपको गैसियस स्टेट दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आपको गैसेस दे रखी है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। शुरुआत तो हाइड्रोजन है, बाकी जितनी पी ब्लॉक में है ग्रुप 15 से आपको मोस्टली गैसेस मिलेंगी, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ गैसेस की प्रॉपर्टी हैं जो आप जानते होंगे कि गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। नोट करते रहिएगा बेटा आप लोग, याद कर लीजिएगा इसको। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि इनको हम लोग लिक्विड से गैसेस से लिक्विड और सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा वो कहलाती है ड्राई आइस। लेकिन होती क्या है वो, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर तो CO2 क्या होती है, गैस। लेकिन उसको हम लोग इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि वो सॉलिड, ठीक है, CO2 बन जाती है। लेकिन सिमिलरली लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन तो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल होने का रीजन क्या है, हमने सबने सुना है बेटा कि इंटर एटॉमिक या इंटर फोर्सेज जो होते हैं बेटा, एटॉमिक नहीं होगा, इंटर फोर्सेस जो होते हैं सॉलिड में वो मैक्सिमम होते हैं और गैसेस में मिनिमम होते हैं। सिमिलरली इंटर स्पेसेस जो होते हैं वो गैसेस में मैक्सिमम होते हैं, सॉलिड में मिनिमम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफ़ी होते हैं तो उनको हम लोग अगर दबाएंगे तो मॉलिक्यूल पड़ोस में आ जाएंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि एक रेंज के बाद वो काम करने लगेगा एज अ लिक्विड। उनके बीच में अगर स्पेस अधिक कम होता जाएगा तो वो बन जाएगा सॉलिड। कि मेन जो होता है स्पेस का ही बेटा चक्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब गैसेज हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड लिक्विड, ये भी आप बेटा जानते हैं, इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से, ओके। हाँ, लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि गैसेस जो होती हैं वो मिक्सेस भी होती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और जो हमारी एयर है वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ही है बेटा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, गैस लॉज। ऐसा था कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके थ्रू गैसेस हम लोग, या जिन पर जो ऐसे फैक्टर जो गैसेस को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, इनके बीच में कुछ रिलेशन पता किए और अपने लॉज दिए, अपने कॉन्सेप्ट दिए। उन्हीं को बेटा हम लोग गैस लॉज कहते हैं। और सबसे पहले साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो थे बॉयल। ये 1662 की बात है, इसी के आसपास की बात होगी जब सबसे पहले बॉयल एक साइंटिस्ट थे। ये बॉयल वो नहीं है BOIL, साफ लिखा हुआ है BOYLE। बॉयल थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने तीन, आपको फिलहाल तो याद कर लीजिए कि तीन प्रॉपर्टी आपको मन में रखनी है, एक प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम। इन्हीं पर बेस्ड सारे लॉज लगभग होते हैं। इनमें से एक क्वांटिटी को कर दिया जाता है कांस्टेंट, मतलब हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि बॉयल्स लॉ में क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम लॉ कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में बॉयल्स लॉ आता है तो बॉयल्स लॉ लिखोगे आप, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आता है कि व्हाट इज़ प्रेशर वॉल्यूम लॉ तो बेटा आप लोग प्रेशर वॉल्यूम लॉ में भी बॉयल्स लॉ ही लिखोगे। अब देखिए, हमने ले लिया प्रेशर, हमने ले लिया वॉल्यूम, हट गया ना, क्या बचा, टेम्परेचर। तो आप क्या कहेंगे
कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एज कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब वो ये हुआ कि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, और उस पर हम प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज़ को चेक करेंगे। बहुत ध्यान सुनना बेटा, कैसे करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि ये एक बीकर है बेटा, ठीक है। अब इस बीकर में यहाँ तक गैस भरी हुई है, तो बेटा इस गैस का कोई ना कोई तो प्रेशर होगा ना, हाँ, प्रेशर भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। मान लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये 2 लीटर है, इतना ये दिखा, जितने में गैस है ये कितना वॉल्यूम है, 2 लीटर, ओके। और इसके ऊपर हमें लगा दिया पिस्टन। पिस्टन जानते हैं बेटा, जो मूव हो सकता है डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो अभी जितना हमने यहाँ पिस्टन है, जितनी गैस भरी हुई है इसके अंदर, वो मान लेते हैं कि 2 लीटर है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। मतलब अगर टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो ना इसको घटने देंगे, ना 24 होने देंगे, ना 26 होने देंगे, 25 फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर। और ध्यान रखना बेटा आप लोग, जब भी ऐसा आए कॉन्सेप्ट जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको बेटा आप लोग आइसोथर्म बोलिएगा, हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्म प्रोसेस, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो बेटा ध्यान से, बॉयल ने क्या देखा, बॉयल ने ये देखा कि हमने टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर दिया, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम पिस्टन को नीचे कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब पिस्टन को हम लोग, और अच्छा समझाता हूँ बेटा, देखिए ध्यान से, ये 2 बीकर है बेटा, एक बीकर ये हो गया, एक बीकर ये हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने इतनी गैस भर दी और ये इसका पिस्टन कर दिया हमने, ये मान लेते हैं हम कितना है, 2 लीटर है। हमने इसे क्या किया, पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा, या हमने पिस्टन को नीचे पुश किया, तो वो पिस्टन अब यहाँ आ गया। अब मॉलिक्यूल कितने में आ गए, इतने में हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाया हमने तो वॉल्यूम इतना था, इतना रह गया। इसका मतलब ये हुआ, प्रेशर बढ़ाया हमने तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, और जब हमने प्रेशर बढ़ाकर यहाँ से यहाँ तक ले आए तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि 2 फैक्टर हैं ए और बी, ए को बढ़ाएंगे बी की वैल्यू कम हो जाएगी, बी को बढ़ाएंगे ए की वैल्यू कम हो जाएगी, ए की वैल्यू कम करेंगे बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज और नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। कोई काम हो रहा है, अगर 20 वर्कर हैं और वो काम अगर 10 दिन में हो रहा है, तो अगर हम 40 वर्कर कर देंगे तो वो काम जहाँ तक है 5 दिन में हो जाएगा। तो हमने वर्कर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज क्या हुए, कम हो गए। हमने वर्कर कम कर दिए, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग बेटा कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो क्या होगा बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। और तो कैसे लिखेंगे, ये देखो लिखा हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए लिखा हुआ है। बस ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों होंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किसमें, बॉयल्स लॉ में। अगर टेम्परेचर हम घटा देंगे या बढ़ा देंगे बेटा तो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, अब देखो ध्यान से, प्रेशर क्या होता है किसी गैस का, प्रेशर का हम बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया। तो होता क्या है कि पर्टिकुलर फ्लास्क या बीकर जिसमें गैस भरी हुई है या कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है, उसके एरिया में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आके, और जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे बेटा वो उतना ही अधिक प्रेशर लगाएंगे, है ना। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे बेटा तो उनको जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और वो और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। जब और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, फ्लास्क का बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हिटिंग, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए बॉयल्स ने क्या कहा कि हम टेम्परेचर में छेड़छाड़ ही करेंगे, हम टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड वी आर गोइंग टू
मेक अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्होंने ग्राफ ये लॉ दिया। अब बात करते हैं ग्राफ की। देखिए बेटा यहाँ पे दो ग्राफ हैं, ये है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्होंने निकाली रीडिंग। और जब भी आप लॉज लिखेंगे बेटा, ग्राफ जरूर बनाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो 600 पे ये ग्राफ आ रहा है, 400 पे ये ग्राफ आ रहा है, 200 पे लास्ट वाला ग्राफ आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमको अलग अलग ग्राफ मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब ये ग्राफ और देखिए, इसमें P और 1/V में ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पर 3 अलग टेम्परेचर पे हमें स्ट्रेट लाइन मिली है। ये आप एक काम करिएगा, चलिए मैं आपको एक भेजूँगा एक डिटेल रीडिंग्स, उन रीडिंग्स को आप ग्राफ के खींचिएगा। देखिए आपको एग्जैक्टली यही रीडिंग्स मिलेंगी, जिनमें प्रेशर बढ़ा रहे होंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, प्रेशर कम कर रहे होंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। देखिए ये बहुत ध्यान से देखिए कैसे, ये हम लोग यहाँ पे थे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P इक्वल टू K1 इंटू 1/V हो गया। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो चाहे वो आपका रेसिप्रोकल हो, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, K1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है बेटा, जो बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, मैं समझाता हूँ आपको। P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो K/V हो जाएगा ना, या कह सकते हैं P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो अगर हम ये कह दें कि एक फ्लास्क है जिसमें V1 वॉल्यूम पर P1 प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हमने प्रेशर P2 कर दिया, V2 कितना हो जाएगा, है ना। फिर समझिए कि एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क में बेटा वॉल्यूम V1 है, इस पर लग रहा है प्रेशर P1 है, हमने इसका प्रेशर P2 कर दिया, तो V2 पे फर्क पड़ेगा ना। अब क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी जिस पे आपको इसको सॉल्व करना होगा, एंड आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको। बाकी देखिए ये आइसोथर्म यहाँ वर्ड आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा करिए बेटा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए बेटा आप लोग, ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ कि अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। कह रहे हैं कि अगर हमने इसके अंदर फूंक मारी और फूंक मारते मारते अगर इसका प्रेशर 0.2 बार से अधिक हो गया तो बेटा ये क्या होगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो हमें किस अप टू वॉट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड, तो कितनी वॉल्यूम इसके अंदर भर दें कि 0.2 के ऊपर ना जाए। अब एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ध्यान सुनिएगा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है बेटा जिसको हम लोग मानते हैं कि ये कंडीशंस होनी चाहिए रूम टेम्परेचर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या की गई हैं। ये होता है कि अगर रूम टेम्परेचर है तो अगर प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम कितना होगा, 2.27 लीटर। ठीक, तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका V1 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रेशर इन्होंने 1 बार से 0.2 बार कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। चलिए, तो आज आपने पढ़ा बॉयल लॉ। अब एक लॉ है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो होता है मैं बताता हूँ आपको, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात करते हैं ना, याद है बॉयल्स में कहा था। तो बॉयल्स से टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया था, यहाँ पे हम लोग प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको तो समझ में आ जाएगा क्या रिलेशन होता है। अगर हम लोग बर्फ़ की बात करें या आइस होती है, आइस जो होती है उसको बेटा हम लोग एक फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं, तो फ्रिज का टेम्परेचर अंदर कम होता है, हम सब जानते हैं। हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया
एक कंटेनर में। तो क्या होता है बेटा कि जब वो बाहर आएगी आइस तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो जो बर्फ़ है पिघल जाएगी। जब मेल्ट हो जाएगी आइस तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब उसी हम कंटेनर को जो आइस से वाटर बन गई उसको हम फिर हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो पानी उसमें कंटेनर में था वो वेपर बन जाएगा बेटा, है ना। और जब वेपर बन जाएगा बेटा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, पूरे कमरे तक में फैल सकता है वेपर। वो ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग में चला जाएगा। तो क्या दिखाई पड़ा, क्या मतलब समझ में आया इसमें आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और अगर हम लोग पानी को फ्रिज में रख दें तो आइस बन जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम करते जाएं तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक, अब लिक्विड ऑक्सीजन हो गई, लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गई, इनको हम चेंज कर सकते हैं, बट और भी फैक्टर काम आते हैं वहाँ पर। लेकिन एग्जांपल दिया आपको कि टेम्परेचर का भी रोल होता है उसमें। टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, इसका आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें है कि नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं अपने पास समझा देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। और हम लोग किसकी याद कर रहे हैं, चार्ल्स ला की। चार्ल्स ला की याद देख लीजिए बेटा आप लोग। हाँ, इट स्टेट दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। अब जो मैं समझाया जा रहा हूँ उस चीज़ को समझो बेटा। ऐसा होता है, ये माना गया है, ये होता ही है बेटा, अभी पढ़ा आपने कि जो प्रेशर होता है तो कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन बनाएं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबका मतलब यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होता जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये ग्राफ है, यहाँ पे ये टेम्परेचर दे रखा है, ये पॉजिटिव है बेटा, 1 2 या 25 30 100 200, ये माइनस टेम्परेचर है, -20 -100 -150 200। तो ये वॉल्यूम का है बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऐसा पॉजिटिव होता है बेटा, हम जानते हैं, वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता है ना। वॉल्यूम निगेटिव का मतलब क्या हुआ, गायब हो गया सब, माइनस में चला गया, नहीं, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसको बेटा हम ये मान लेते हैं वॉल्यूम का एक्सिस है, और ये आपकी टेम्परेचर की है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे टेम्परेचर है, ये आपका रूम टेम्परेचर है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम गैस का ये है, ये मान लेते 30 ml 40 ml जो भी मान लिया। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर हम बेटा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा अभी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता है, अभी भी बताया आपको। तो जब टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो 100 था, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस होना शुरू हो जाएगा, तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ बोलने की बात है। वॉल्यूम 0 कौन कर सकता है, नोबडी। वॉल्यूम 0 कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है बेटा। मुश्किल क्या होता है, नामुमकिन होता है। वॉल्यूम को ये सिर्फ माना गया, ग्राफ खींचा गया बेटा, और ये देखा गया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो टेम्परेचर, ये सिर्फ ग्राफ खींचा गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए खींचा गया है कि एब्सोल्यूट 0 क्या होता है। एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर ये माना जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल बी 0।
जो कि हाइपोथेटिकली गलत है। लेकिन हमने ग्राफ बना के देखा कि हम जब बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होते 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 जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर वॉल्यूम लगभग क्या जीरो हो जाता है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और देखा गया है बेटा ये होता है -273। आपने सुना होगा इसके बारे में, -273 का सुना होगा बेटा आप लोगों ने। ये वो टेम्परेचर होता है जो हम लोग को केल्विन याद है और सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन दिखाता है बेटा। ठीक है, इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है? सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, और केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करना पड़ता है। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें समझाना चाहता हूँ आपको। ये देखा गया है कि अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखी, क्या देखा कि जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम बढ़ जाता है वो पिछले वॉल्यूम का 273th पार्ट बढ़ जाता है। फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 10 डिग्री पर वॉल्यूम V0 था, तो 11 डिग्री पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V0 और प्लस V0 का 273 पार्ट, ये आपका 1 डिग्री बढ़ने पर इतना हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग V1 यहाँ मान लें, फिर से सुन लीजिए कि 10 डिग्री पे मान लीजिए वॉल्यूम 10 ml ही था, तो 11 डिग्री पर जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो +10 + 273 हो जाएगा। इसको बेटा आप लोग प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बॉयल्स लॉ बेटा, उसका लॉ, हाँ एक चीज़ बेटा लिख लीजिए जो घर पे करनी है आपको, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ल्स लॉ नहीं, हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की बेटा। ठीक है, इसका बेटा आप लोग प्लीज़ अपने आप इनके जो वो हैं क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ओशियन में समुद्र होते हैं, उनके अंदर गैसेस जो होती हैं घुल जाती हैं आसानी से, जितना गहरा जाएंगे हम लोग, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता है। अच्छा सॉरी बेटा, ये तो सॉल्युबिलिटी वाली बातें मैं बताइए आपको, सॉल्युबिलिटी वाला कोल्ड ड्रिंक में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएंगे तो मैं समझा दूंगा आपको, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं बेटा। सिमिलरली बेटा मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ, जैसे उसमें P1 V1 = P2 V2 था, वैसे ही बेटा यहाँ पर देखिए, हाँ ये ग्राफ दे रखे हैं बेटा आपको कांस्टेंट प्रेशर पर, जब हम लोग वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ खींचते हैं। हाँ उसमें था आइसोथर्म, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे आइसोबार। ध्यान रखना, जो ग्राफ बने हुए हैं क्या बोलेंगे? आइसोबार। और उनका फार्मूला था P1 V1 = P2 V2। यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा V1/T1 = V2/T2। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। मैंने अभी पढ़ाया आपको कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। V = क्या हो जाएगा? K × T। तो V/K किसके इक्वल होगा? V/T के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जिससे फार्मूला क्या बनेगा? V1/T1 = V2/T2। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 1 डिग्री पे कितना वॉल्यूम घटता है या बढ़ता है, और इनका क्या फार्मूला होता है, ये सब बेटा आपको अच्छे से तैयार करना है। प्लीज़ इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, तैयार करिएगा, और इसकी एप्लीकेशंस जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा प्लीज़। ये देखिए, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो दिया हुआ है। आई होप इसको पढ़ेंगे आप लोग, जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछेंगे। फिर छोटा सा एक और है गेलुसॉफ लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर में हम लोग एक ग्राफ खींचें या हम रिलेशन बनाएं, तो रिलेशन क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है और वो कंटेनर जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वॉल पे, तो जितना टकराएंगे उसका प्रेशर उतना ही अधिक बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर = होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब पर्टिकुलर एरिया में जब टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर लगाएंगे, वही फोर्स हो जाएगा, है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग प्रेशर होगा। तो जितना अधिक टकराएंगे उतने अधिक फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, उससे वो और तेज़ी से टकराने लगेंगे, तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, टकराना कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम करने पे टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर कम होगा। ये आपका, इसके लिए एक वर्ड है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोचोर बोलते हैं इसको बेटा, आप लोग आइसोकोरी बोल सकते हैं, आइसोचोरी बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए बेटा। हमें बोलते बोलते थक गया हो बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बेटा मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको जल्द ही इसका वीडियो सेंड करूँगा आपको। ओके, इनके सबके नोट्स बनाइए, जो नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।